हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके कार बाइंग डिसीजन को इजी बनाने वाला हूं। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आप इजीली डिसीजन बना पाओगे कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है। कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं है, मार्केट में कोई भी कार ऐसी नहीं है जिसमें सब कुछ हो जो आपको चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूँगा कि आपको अपनी लिस्ट में दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक, आप अपने नॉन नेगोशिएबल्स या मस्ट हैव की लिस्ट बनाइए और दूसरी लिस्ट बनाइए दैट यू आर ओके विथ, दैट यू आर ओके टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि आपको हर एक कार में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लिस्ट में नंबर 1 चीज़ जो आती है वो है परफॉर्मेंस। जी हाँ, आपको परफॉर्मेंस आपकी गाड़ी से कैसी चाहिए ये आपको पता होनी चाहिए। आपकी नीड क्या है? क्या आप सिर्फ सिटी में ट्रैफिक में गाड़ी चलाने वाले हैं जहाँ पे आपको मीडियम परफॉर्मेंस की नीड है, या आप यूजुअली हाईवे रन्स करते हो जहाँ पे आपको चाहिए वो रश, वो ओवरटेकिंग कैपेबिलिटीज़, या फिर आप माउंटेन्स में रहते हो। डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो और आपकी नीड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी गाड़ी लेनी है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितनी पावर चाहिए, कितना टॉर्क होना चाहिए। इवन दो आप नंबर्स में मत जाइए, आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, या आपको ड्राइविंग हैबिट्स पता होनी चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हो, आप अगर फर्स्ट टाइम बाई कर रहे हो तो आपकी कुछ एस्पिरेशन होगी कि मैं अगर एक्सेलरेट करूँ तो गाड़ी भागनी चाहिए, या फिर मैं अगर सिटी में हूँ, ट्रैफिक में हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल राइड होनी चाहिए। लिस्ट में दूसरे नंबर पे है कंफर्ट। अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो या फिर इवन आप हाईवे पे हो और आप लो स्पीड्स में आप हाईवे क्रूज़ कर रहे हो, आपको कंफर्ट चाहिए, या फिर आपको वो चाहिए स्पोर्टी फील, वो स्टिफ राइड, वो शार्प कॉर्नरिंग एबिलिटीज़, तो वो आपको देखना होगा कि कंफर्ट में आपको कैसा चाहिए गाड़ी के अंदर। तो ये आप ज़रूर अपनी लिस्ट में ऐड करें कि कंफर्ट आपको कैसा चाहिए। नंबर 3 पे हमारी लिस्ट में है माइलेज। तो माइलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जब आप अपनी गाड़ी परचेज़ करने जाते हो। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपकी पॉकेट कितनी हैवी है और आप कितना माइलेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी कार से। सिटी ट्रैफिक में आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ माइलेज अच्छा नहीं दे रही हैं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ज़रूर ये चेक करिए गाड़ी लेने से पहले। आप लोग क्लेम्ड इफिशियंसी पर मत जाइए, आप ओनर से बात करिए, आप खुद चला के चेक करिए गाड़ी को सिटी में क्या माइलेज दे रही है। मोस्टली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा ओनर्स के थ्रू या मल्टीपल रिव्यूज़ वीडियो में कि क्या माइलेज मिल रही है। माइलेज का नंबर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप ड्राइव कैसे करते हो, इसलिए बहुत मैटर करता है कि आप डिफरेंट कंडीशंस में ड्राइव करके ज़रूर माइलेज को चेक करिए। और माइलेज और परफॉर्मेंस का सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो वाला हिसाब होता है कि भाई अगर परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो माइलेज ज़रूर कम होगा। दोनों चीज़ें एक साथ मिलना बहुत मुश्किल हो, तो आपको आई थिंक पता ही होगा। बट आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप स्पोर्टी कार आपने ले ली, आपको परफॉर्मेंस तो चाहिए थी बट अब आप माइलेज से नाखुश हो रहे हो। तो ये आपको पहले से ही अपनी गाड़ी में सॉर्टेड चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरी गाड़ी इतना माइलेज तो देना चाहिए, एटलीस्ट हाईवे की इतनी माइलेज होनी चाहिए, सिटी में इतनी माइलेज होनी चाहिए। लेट सपोज आपने एक फिगर अपने माइंड में ले लेना है कि सिटी में मेरी गाड़ी एटलीस्ट 10 का माइलेज तो दे, हाईवे पे मेरी गाड़ी एटलीस्ट 15 का माइलेज तो देनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एक नंबर अपने माइंड में रखो और उसके अकॉर्डिंग आप चेक करो कि कौन सी गाड़ी आपके क्राइटेरिया में फ़िट हो रही है। नंबर 4 पे हमारी लिस्ट में आता है सेफ्टी। सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इंडिया में अच्छी बात यह है कि आप काफ़ी सारी गाड़ियाँ 5 स्टार रेटेड और सेफ्टी फीचर्स के साथ आने लग गई हैं। तो आपको ज़रूर चेक करना है कि आप ये नॉन नेगोशिएबल में ही होना चाहिए सभी की लिस्ट में। किसी को भी सेफ्टी के साथ आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो आप ज़रूर ध्यान दें कि उसमें सारे सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए। 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ADAS भी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और ऑब्वियसली 5 स्टार रेटिंग इज़ अ मैंडेटरी। तो वो आप ज़रूर चेक करिए कि कौन सी गाड़ी सेफ़ है या कौन सी गाड़ी सेफ़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ माइलेज या और दूसरे फैक्टर्स को नहीं देखना है आपको। सेफ्टी आपको ज़रूर मस्ट हैव में या नॉन नेगोशिएबल में होना चाहिए। नंबर 5 पे इस लिस्ट में आता है ट्रांसमिशन, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग ट्रांसमिशन को सिर्फ मैनुअल या ऑटोमेटिक के नाम पे ही जानते हैं, बट आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ऑटोमेटिक में भी बहुत सारे ऑटोमेटिक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको देखना होगा कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा ऑटोमेटिक बेस्ट सूटेड है। मैनुअल, आई थिंक बहुत सारे लोग जो मैनुअल लेना चाहते हैं उनको पता होता है कि दे नीड अ मैनुअल कार, बट ऑटोमेटिक में अभी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। ऑल्सो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आप मैनुअल आप चलाते हो गाड़ी, ठीक है, आप मैनुअल प्रेफर करते हो, बट आप जो नेक्स्ट कार प्रेफर कर रहे हो लेने के लिए जो जा रहे हो उसका मैनुअल कैसा है, वो क्या मैनुअल रिलायबल है, उसका क्लच प्लेट की प्रॉब्लम तो नहीं आती है, या फिर क्लच कहीं डीप और हैवी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट राइड करके ज़रूर देखना। ऐसा नहीं हो कि आप मैनुअल के नाम पे अपनी गाड़ी तो ले ली बट बाद में आपको वो प्रॉब्लम दे रही है। दूसरा, ऑटोमेटिक में बहुत सारे ऑप्शन है। टॉर्क कन्वर्टर है, DCT है,
CVT है, IMT है, AMT है, तो वो आपको देखना होगा। और मैं कहूँगा कि ऑटोमेटिक में आप सिर्फ 3 ही ऑटोमेटिक की तरफ जाइए, वो है टॉर्क कन्वर्टर, CVT या फिर DCT। इसके अलावा आप ऑटोमेटिक और कोई मत जाइए। टॉर्क कन्वर्टर इज़ रियली गुड ऑटोमेटिक, और उसके बाद CVT काफ़ी रिलायबल है, टॉर्क कन्वर्टर भी काफ़ी रिलायबल है। DCT इज़ ऑल्सो गुड ऑटोमेटिक, इट्स फॉर स्पोर्टी इंथुसियास्टिक ड्राइव। तो वो आप DCT या DSG गियर बॉक्स जिसको बोलते हैं फॉक्सवैगन में, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप IMT, AMT इन सब के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, प्रॉपर ऑटोमेटिक लीजिए। और आपको ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि टाटा का जो DCT है वो प्रॉपर DCT ठीक है, डुअल क्लच ही है, बट वो DCA बोलते हैं उसको, तो वो स्पोर्टी राइड उसकी नहीं है। अगर आप DCT समझ के आप उसको ले लेते हैं कि उसकी स्पोर्टी राइड होगी, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ऑफ़र कर रहे हैं और कौन सा ऑटोमेटिक आपकी नीड के लिए बेस्ट है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी नीड के अकॉर्डिंग, अगर आप स्पोर्टी एकदम आपके प्रेफरेंस नहीं है कि स्पोर्टी गाड़ी होनी चाहिए, तो आप टॉर्क कन्वर्टर या CVT की तरफ जाइए, यू विल बी मोर देन हैप्पी। एंड इफ़ यू वांट अ स्पोर्टी ड्राइव देन डेफिनेटली गो फॉर DCT और DSG। नंबर 6 पे हमारी लिस्ट में आती है ड्राइविंग डायनामिक्स। ड्राइविंग डायनामिक्स पहली बात तो है क्या, काफ़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है। आप अगर बहुत सारे लोगों से पूछोगे कि यार गाड़ी चलने में कैसी है ये, तो एक बंदे बोलेंगे कि अच्छी है, दूसरा बंदा बोलेगा कि नहीं उतनी अच्छी नहीं है। बट अगर मैं उसको ऑब्जेक्टिव वे में बताऊं ड्राइविंग डायनेमिक्स, तो बेसिकली वो आप जब गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, आप उससे शार्प टर्न्स ले रहे हो, आपके स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक कैसा है, गाड़ी आपसे कितना कम्युनिकेट कितना ज़्यादा कर रही है, चेसी बैलेंस कैसा है, स्टिफनेस कैसी है, सस्पेंशन राइड कैसी है, वो सब सारी चीज़ें एक ड्राइविंग डायनेमिक्स का पार्ट बन जाती हैं कि ड्राइविंग के टाइम पे जो भी डायनेमिक वेरिएबल्स हैं कार के अंदर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मैकेनिकल वाइज वो कार कितनी सॉर्टेड है, तो वो ड्राइविंग डायनेमिक्स का पार्ट होता है। अगर वो ड्राइवर को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही है कार कि कहाँ पे ट्रैक्शन लूज़ हो रहा है, कहाँ पे स्टीयरिंग हैवी हो रहा है, जब टायर पे लोड पड़ रहा है, या फिर आप जब कॉर्नरिंग कर रहे हो तो वो गाड़ी की कहीं लिमिट्स पे तो नहीं पहुंच गई है कार। तो ये कार अगर कम्युनिकेट कर रही है आपके साथ, और अगर कॉन्फिडेंटली हाई स्पीड्स कर पा रहे हो, इंजन अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। खैर इंजन की चीज़ को मैं ड्राइविंग डायनेमिक्स में इंक्लूड नहीं करूँगा, बट स्टिल पार्ट ऑफ इट इज़ देयर। तो आपको ये ज़रूर देखना ज़रूरी है कि कौन सी कार ड्राइविंग डायनेमिक्स ऑफ़र करती है, ऑल्सो वेदर यू नीड इट और नॉट। तो सबके लिए ड्राइविंग डायनेमिक्स मैटर भी नहीं करती है। ये आपको देखना है कि आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए, आप कितना प्रेफर करते हो। कुछ लोगों को ऑब्वियसली हाई स्पीड स्टेबिलिटी, हाई स्पीड कॉर्नरिंग, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं उनके लिए, जो काफ़ी फास्ट ड्राइव करते हैं और काफ़ी इंथुसियास्टिक ड्राइव करते हैं। बट आई डोंट थिंक सबके लिए इतनी मैटर करती है, इसीलिए मास में ये मारुति सुजुकी एंड ऑल गाड़ियाँ बिकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मारुति सुजुकी ही ड्राइविंग डायनेमिक्स ऑफर नहीं करती है, बट स्टिल इट्स नॉट द बेस्ट। लिस्ट में नंबर 7 नंबर पे है इंटीरियर अपील। तो आपको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने इनफैक्ट आप सिर्फ अलोन नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ भी जाइए टेस्ट ड्राइव लेने, शोरूम में देखिए कि इंटीरियर फील कैसा लग रहा है आपको। और इसमें जो लीडर है करेंटली वो ऑब्वियसली ह्यूंडई है, और बहुत सारे लोग ह्यूंडई की गाड़ियाँ इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो इंटीरियर से उनको इतना पसंद रहता है कि वो जाते हैं शोरूम में, वो चलाते भी नहीं गाड़ी, और इंटीरियर देख के बस गाड़ी लेनी है अब तो ये। और डिसीजन मेकिंग में फैमिली मेम्बर्स का भी काफ़ी रोल होता है डेफिनेटली। तो वो पैनोरामिक सनरूफ है, वो वायरलेस चार्जर है, या फिर पावर्ड सीट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बड़ा टच स्क्रीन है, अच्छा साउंड सिस्टम है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है कि आपके लिए क्या मैटर करता है, आपकी फैमिली के लिए क्या मैटर करता है। वो कुशनी सीट्स, वो वेंटिलेटेड सीट्स, या फिर कि फ़ीचर्स में भी एग्जैक्टली क्या आपके लिए मस्ट है फीचर्स हैं और क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपको शायद सनरूफ की ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके लिए वायरलेस एप्पल कारप्ले इज़ अ मस्ट हैव। हो सकता है कि आपको वेंटिलेटेड सीट्स मस्ट है, वो किसी के लिए वेंटिलेटेड सीट्स मस्ट हैव नहीं है। तो वो आपको अपनी लिस्ट में ज़रूर ध्यान देना है कि कौन से फीचर्स आपके लिए मस्ट हैव हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी गाड़ी चूज़ करिए। तो आप नॉन नेगोशिएबल मस्ट हैव्स की लिस्ट अपनी इन्हीं स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते जाएं, और जो कि आप ओके टू कॉम्प्रोमाइज़ हैं उससे भी करते जाएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिस्ट में 9th पॉइंट है एक्सटीरियर डिज़ाइन। एक्सटीरियर डिज़ाइन काफ़ी मैं कहूँगा ये सब्जेक्टिव फैक्टर होता है।
कुछ गाड़ियाँ ज़रूर ऑब्जेक्टिवली बोली जा सकती है कि हाँ ये क्लासी है, क्लीन डिज़ाइन है, किसी को ऑफेंड नहीं करेगा, बट मोर और लेस ये सब्जेक्टिव चॉइस होती है। तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा कि एक्सटीरियर डिज़ाइन आपको कौन सी गाड़ी का पसंद आ रहा है, कौन सी गाड़ी का नहीं आ रहा है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसको टॉप ऑफ द लिस्ट में मत रखिए कि ये गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा बाहर से दिखने में अच्छी लगती है तो मैं इसको ले लेता हूँ, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए। इसको इसीलिए मैंने एक्सटीरियर डिज़ाइन को लिस्ट में काफ़ी नीचे रखा है, क्योंकि हाँ डेफिनेटली लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन आप गाड़ी के अंदर जब होते हो, आप जब गाड़ी चलाते हो, तो शायद लुक वाइज आपको गाड़ी नंबर 1 पे लग रही थी, वो नहीं लेके आप शायद नंबर 2 या नंबर 3 वाली गाड़ी लेना प्रेफर करोगे, अगर उसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स या फिर और चीज़ें जो आपको प्रेफर करते हो वो अच्छी हैं। तो एक्सटीरियर डिज़ाइन अगेन मैं कहूँगा आपकी सब्जेक्टिव चॉइस है, बट हाँ इसको आप थोड़ा नीचे लिस्ट में रखना। और क्लियरली आप उन गाड़ियों को ज़रूर इग्नोर कर सकते हो जो गाड़ियाँ दिखने में आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, उन्हें आप बिल्कुल लिस्ट में मत रखो। लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पे है ड्राइविंग कंडीशंस, जो कि हमने आई थिंक परफॉर्मेंस वाले पॉइंट में भी कवर किया था, बट यहाँ पे मैं और डिटेल में बात करना चाहता हूँ उसके बारे में कि ड्राइविंग कंडीशंस, जिन कंडीशंस में आप ड्राइव करने वाले हो गाड़ी को, वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपकी ड्राइव 80 to 90% ड्राइव आपकी सिटी में ही होती है, जहाँ की प्लेन रोड्स हैं, अच्छी वाइड रोड्स हैं, एंड आपने गाड़ी ले ली है हाईवे के लिए, ठीक है, जो हाईवे ओरिएंटेड कार है। तो आपको ये ज़रूर पता होना ज़रूरी है कि आपकी जो ड्राइविंग जो किलोमीटर्स आपके निकलने वाले हैं, मेजॉरिटी किलोमीटर्स कहाँ निकलने वाले हैं, क्या वो माउंटेन्स में होने वाले हैं, क्या वो हाईवेज़ पे होने वाले हैं, क्या वो सिटी में होने वाले हैं। अब उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कार्स और डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ जो इंजन आते हैं वो उनको आपको पिक करना चाहिए। इसलिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइप की नीड के लिए कौन से इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शंस परफेक्ट हैं। तो टू सब्सक्राइब फॉर दैट, ज़रूर वो वीडियो आएगी। लिस्ट में 11 नंबर पे है मेंटेनेंस कॉस्ट और हैसल जो है गाड़ी को ओन करने का। वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो मेंटेनेंस वाइज, क्योंकि मेंटेनेंस की भी एक कॉस्ट होती है, और कितना आप हैसल रख सकते हो, क्योंकि कुछ गाड़ियों के साथ ये साथ में आता है कि भाई उसके साथ थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सर्विस सेंटर चक्कर लगेंगे थोड़े, वर्सेस कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो आप ले ली आपने, टेंशन फ्री चलाओ, चलती रहेंगी सालों साल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आप ज़रूर अपने लिस्ट में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट कहानी है, आपको ये पता होनी बहुत ज़रूरी है। 12th पॉइंट हमारे लिस्ट में है वो है रिलायबिलिटी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और बहुत सारे लोग जो इनफैक्ट फ़र्स्ट टाइम कार बायर्स हैं, जिनको डिफरेंट कार ब्रांड्स और कार्स का एक्सपीरियंस नहीं है, वो इसको मिस कर जाते हैं। रिलायबिलिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपने कार ली है दूर दूर ट्रैवल करने के लिए या वहाँ जाने के लिए, और बीच रास्ते में अगर वो गाड़ी धोखा दे दे तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो रिलायबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो कुछ ब्रांड्स काफ़ी अच्छे तरीके से जिन्होंने कैप्चर किया है, कुछ ब्रांड्स ने नहीं किया जो इम्प्रूव कर रहे हैं। बट आपको ये अगेन पता होना चाहिए कि आपके लिए वो कितनी मैटर करती है, कितनी ज़्यादा चीज़ वो मैटर करती है। कुछ लोग हैं जो टोयोटा बायर्स हैं, वो टोयोटा ही लेते हैं, कुछ जो होंडा बायर्स हैं वो होंडा ही लेते हैं, क्योंकि उनके लिए रिलायबिलिटी बहुत मैटर करती है। सबके लिए इंडिविजुअल चॉइस है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चॉइसेस हैं। आप अपने लिस्ट में रिलायबिलिटी को कहाँ रखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी कार परफेक्ट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइविंग स्टाइल। कुछ लोग होते हैं जो हैवी फुट के साथ ड्राइव करना प्रेफर करते हैं, जो गाड़ी से इंस्टेंट रिस्पॉन्स मांगते हैं। कुछ लोग हैं जो लाइट फुट के साथ ड्राइव करते हैं, दे गो ईजी विद द कार। तो आप किस टाइप के ड्राइवर हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए परफेक्ट आपकी कार भी होती है। तो ज़रूर आप इस पॉइंट को भी अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड करिए कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है और कौन सी कार आपकी ड्राइविंग स्टाइल को सपोर्ट करती है। लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट है स्टीयरिंग, जिसके बारे में हमने ड्राइविंग डायनेमिक्स के टाइम पे भी बात की थी, बट अलग से भी स्टीयरिंग के बारे में बात करना काफ़ी नेसेसरी है। स्टीयरिंग काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को सिर्फ वो लाइट स्टीयरिंग पसंद होती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग आपको क्या प्रेफरेंस है स्टीयरिंग का। फॉर एग्जांपल आई लाइक द स्टीयरिंग विद सम वेट ऑन इट, जो कि डायरेक्ट फीडबैक दे, कम्युनिकेट करे, रोड सर्फेसेस के बारे में मुझे कम्युनिकेट करे, मेरी गाड़ी पे कितना लोड आ रहा है, टायर्स पे कितना लोड आ रहा है कम्युनिकेट करे। वो फील एंड फीडबैक जो है, या फिर मैं जिधर गाड़ी को पॉइंट करना चाह रहा हूँ वो एकदम एक्यूरेसी के साथ पॉइंट करे। तो ये स्टीयरिंग मैं प्रेफर करता हूँ, बट आप कैसी स्टीयरिंग प्रेफर करते हो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि लाइट स्टीयरिंग प्रेफर करते हैं, हाँ, बट ज़रूर ये ध्यान रखना कि स्टीयरिंग वेग नहीं होनी चाहिए, फिर वो आर्टिफिशियल वेट नहीं होना चाहिए स्टीयरिंग के अंदर,
स्टीयरिंग प्रोग्रेसिवली लोडेड अप होनी चाहिए, अच्छा फील एंड फीडबैक होना चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, तो आप अपनी गाड़ी को परफेक्टली कंट्रोल कर पाओगे। बट आई अंडरस्टैंड कि सिटी में काफ़ी लाइट वेट स्टीयरिंग लोग प्रेफर करते हैं, एंड इफ़ यू आर मोस्टली कैन ड्राइव इन द सिटी तो आप लाइट वेट स्टीयरिंग की तरफ जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट है इंजन साउंड, जो कि मैं कहूँगा कि वो मैंने अपने तरफ से ज़बरदस्ती ऐड की है, बट मेरे को लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत मैटर करता है कि इंजन के साउंड कैसी है, क्या वो स्पोर्टी नोट है या फिर वो हार्शनेस है। क्योंकि आप जब रोज़ गाड़ी सुबह सुबह चालू करोगे या फिर आप जब गाड़ी ड्राइव करोगे, हर टाइम म्यूज़िक के साथ ड्राइव तो बहुत लोग करते हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा कि इंजन का साउंड अगर वो स्पोर्टी नोट है, वो अगर खूबसूरत साउंड आ रहा है तो वो एक अलग ही मज़ा देता है ड्राइविंग में। तो वो आप ज़रूर देखिए कि आपको किस इंजन की साउंड आपको अच्छी लग रही है, या कैसे इंजन की साउंड आप प्रेफर करते हो, या आपको केबिन में नॉइज़ चाहिए ही नहीं, तो वो भी एक अलग प्रेफरेंस हो सकती है। और लिस्ट में अगला ही पॉइंट है हमारा इसी के ऊपर, NVH के ऊपर। इसमें नॉइज़, वाइब्रेशन, हार्शनेस आते हैं। तो केबिन के अंदर नॉइज़ कैसा है, वाइब्रेशंस कैसी हैं, पेडल्स के ऊपर, स्टीयरिंग के ऊपर, गियर के ऊपर। हार्शनेस तो नहीं है कहीं आप जब रेव कर रहे हो गाड़ी, जब पावर आप डिमांड कर रहे हो तो इंजन कहीं ऐसा हार्श तो नहीं हो रहा है या फिर स्ट्रेसफुल तो नहीं साउंड आ रहा है। और केबिन के अंदर वो अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए लेट डाउन होता है। तो इसमें आप देखना पड़ेगा आपको कि कुछ ब्रांड्स हैं जो अच्छा NVH कंट्रोल ऑफ़र करते हैं, और कुछ ब्रांड्स हैं जहाँ पे NVH उतना अच्छा मैनेज नहीं है। तो अगर NVH आपके लिए मस्ट हैव में है कि NVH कंट्रोल्ड होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, तो वो आप ज़रूर अपनी लिस्ट में ऐड करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि NVH उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता हो। लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट है अगेन हाई स्पीड स्टेबिलिटी, जो हमने बात करी है पहले भी। कुछ लोग को काफ़ी हाईवे रन्स करने होते हैं और उनके लिए हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि हाईवेज़ पे कई बार क्या होता है, हाई स्पीड मनूवर्स करने पड़ते हैं अचानक से। इनफैक्ट इंडियन रोड कंडीशंस में अचानक से आपको टर्न्स देने पड़ जाते हैं, कई बार अचानक से लेन चेंज करनी होती है, ब्रेक लगानी होती है। तो वो हाई स्पीड स्टेबिलिटी एक फैक्टर देन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो भी आप ज़रूर अपनी लिस्ट में देखें कि आपकी क्या नीड है, और उसको आप मस्ट हैव या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ उसके साथ कर सकते हैं थोड़ा, तो वो अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। लिस्ट में 18th पॉइंट है रीसेल वैल्यू, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मैटर करती है और इनफैक्ट ज़रूरी भी है। तो वो आप आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता ही है, जो मारुतीज़ एंड टोयोटाज़ एंड होंडाज़ दोनों की रीसेल वैल्यू इनकी कितनी अच्छी होती है, तो लोग वो बाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं उस वजह से। लेकिन जो यंग बायर से शायद वो उनको उतना अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि रीसेल वैल्यू क्या है गाड़ी की। आप कहाँ लाई करते हो, क्या आपको रीसेल वैल्यू से फ़र्क पड़ता है, मीडियम भी चलेगा, या फिर आप मैक्सिमम आप चाहते हो कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू मिले, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगेन बहुत सारी गाड़ियाँ आपकी लिस्ट से हट जाती हैं या आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बूट स्पेस एंड सीटिंग कैपेसिटी, या फिर केबिन स्पेस कह लो कि वो गाड़ी में कैसा है। तो कुछ बहुत सारे लोगों के लिए ये कंस्ट्रेंट होता है कि मेरी गाड़ी में एटलीस्ट 5 लोग कंफर्टेबली बैठने चाहिए, या फिर 6 लोग कंफर्टेबली बैठने चाहिए, या फिर लेग रूम ऐसा होना चाहिए, हाइट इतनी मिलनी चाहिए, या फिर बूट स्पेस ऐसा होना चाहिए। तो वो आप ज़रूर आप अपने लिस्ट में ऐड करिए कि कितना आपको एग्जैक्टली चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप ड्राइविंग ओरिएंटेड कार लेना चाहते हैं तो आपने सिर्फ अपने लिए ले लिया, अब आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, तो आपको ये भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि इंटीरियर स्पेस कैसा है, लेग रूम कैसा है, बूट स्पेस कैसी है। ये आप ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स को बिठा करके गाड़ी के अंदर चेक करें अगर वो कंफर्टेबली बैठे हुए हैं या नहीं है। एक और पॉइंट शायद मैंने मिस कर दिया था, वो भी मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, वो कंफर्ट में जाएगा, जो है सस्पेंशन। कि सस्पेंशन कैसा है, स्टिफ अगर सस्पेंशन है वो भी टेस्ट ड्राइव करा के आप फैमिली के मेम्बर के साथ बैठ के दिखाएं उन्हें कैसा फीलिंग आ रही है। हो सकता है आपको स्पोर्टी राइड तो पसंद आ रही है, बट आपके फैमिली मेम्बर्स अगेन वहाँ बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपको यूजुअली आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो फिर अगेन वो आपको पेन बन जाएगा आपकी लाइफ में। तो आप ज़रूर ये चेक करें कि सस्पेंशन देन कैसा आपकी फैमिली प्रेफर कर रही है। एक अच्छा बैलेंस ढूंढने की कोशिश करें आप अपनी स्टाइल, अपनी ड्राइविंग में और फैमिली की नीड्स में, वो दोनों अगर बैलेंस्ड रहेंगी तो लाइफ में बेटर ही रहेगा। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, वो है सर्विस स्टेशन की अवेलेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे अभी नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं और हो सकता है कि आपके एरिया में उस ब्रांड की सर्विस स्टेशन की अवेलेबिलिटी ना हो। तो आप सिर्फ वो ब्रांड के गाड़ी की लुक्स अच्छी लग रही है, परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, ये देख के आप सिर्फ ना ले लें। आपका अगर सर्विस स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर है, सिटी से 100 किलोमीटर दूर है, तो आप मैं कहूँगा ज़रूर वो ब्रांड की तरफ ना जाएं, आप कोई और दूसरा ब्रांड देखें।
क्योंकि बार बार जब भी सर्विस स्टेशन आपको जाना पड़ेगा किसी भी वजह से, तो वो अगेन एक सरदर्द बन जाता है। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप भी अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे, जिसमें एक साइड आप लिखोगे नॉन नेगोशिएबल्स, एक साइड आप लिखोगे जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। आपकी जब ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपकी ये लिस्ट प्रिपेयर होगी, तो आप ज़रूर देख पाओगे आपकी कुछ गाड़ियाँ एलिमिनेट हो जाएंगी आपकी लिस्ट में से, और कुछ आपको प्रॉपर आपकी एक कार्स की लिस्ट मिल जाएगी। देन आप टेस्ट ड्राइव करिए, अपनी फैमिली के साथ ड्राइव करिए, आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी वो कार परफेक्ट है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है कार बाइंग डिसीजन में, तो प्लीज़ कमेंट करिए। इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।